ट्राई एग्जाम स्टडी। आज हम आपको परीक्षा से जुड़ी जानकारी और आने वाली परीक्षाओं में महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। स्नातक दाखिले के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा 15 जुलाई से। नई दिल्ली राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत स्नातक में दाखिले की पहली संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन 15 जुलाई से 10 अगस्त तक होगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने कंप्यूटर आधारित प्रवेश परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। देश के 86 विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए 9,50,804 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन किया है। NTA देश में 554 परीक्षा केंद्र बना रहा है। भारत से बाहर 13 शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। NTA की सीनियर डायरेक्टर एग्जाम डॉक्टर साधना पार्षद ने बुधवार को देर शाम प्रवेश परीक्षा की अधिसूचना जारी की। इसके मुताबिक इसमें शामिल 86 विश्वविद्यालय में 43 केंद्रीय, 13 राज्य और 12 डीम्ड TUB यूनिवर्सिटी और 18 निजी कंप्यूटर आधारित ये परीक्षा 15 जुलाई से 16 जुलाई, 19 जुलाई, 20 जुलाई और 4 अगस्त, 5 अगस्त और 6 अगस्त और 7 अगस्त, 8 अगस्त और 10 अगस्त को भारतीय 13 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। कितनी भाषाओं में? 13 भाषाओं में। आवेदन का मौका 24 तक, यानी जो आवेदन करना चाहते हैं वो 24 तक कर सकते हैं। और विद्यार्थी की मांग पर NTA ने ऑनलाइन आवेदन विंडो दोबारा खोल दी है। इसने दोबारा विंडो खोल दी है। विद्यार्थियों ने मांग उठाई थी, इसलिए विंडो का दोबारा खोल दी गई है 24 तारीख तक। विद्यार्थी नए ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। आवेदन पत्र की त्रुटियों में ऑनलाइन सुधार किया जा सकता है। अगर कोई मिस्टेक या कमी हो जाती है तो उसमें दोबारा आप सुधार करेक्शन कर सकते हैं। 24 जून रात 11:50 पर बजे तक उपलब्ध रहेगा। ऑनलाइन आवेदन भरने व त्रुटियों से सुधार के लिए विंडो 23 जून से खुलेगी। हालांकि विद्यार्थी मोबाइल नंबर, ईमेल ID और पते में कोई सुधार नहीं कर सकेंगे। कोई विद्यार्थी सुधार करता है तो शुल्क चुकाना होगा। 17 जुलाई को होने वाली अनुदेशक मुख्य परीक्षा स्थगित। जो 17 जुलाई को परीक्षा होनी थी अनुदेशक वाली, वो अब स्थगित कर दी गई है। लखनऊ उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 17 जुलाई 2022 को जो प्रस्तावित अनुदेशक मुख्य परीक्षा को स्थगित कर दिया है। परीक्षा की नई तिथि कार्यक्रम जल्द जारी किया जाएगा। आयोग के परीक्षा नियंत्रक दिनेश मिश्रा ने बताया कि प्रवर अवर सहायक पूर्ति निरीक्षक मुख्य लिखित परीक्षा 17 जुलाई को सुबह 10 से 12 बजे तक लखनऊ में ही होगी। ये वाली परीक्षा प्रवर अवर सहायक पूर्ति निरीक्षक मुख्य लिखित परीक्षा जो वो 17 जुलाई को 10 बजे से 12 बजे तक होगी, लखनऊ में ही होगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी करने की जानकारी वेबसाइट के जरिए दी जाएगी। ये वाली परीक्षा प्रवर अवर सहायक पूर्ति निरीक्षक परीक्षा 17 जुलाई 2022 को आयोजन होगा। नेक्स्ट, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान रोमेली ने लिया संन्यास। भारतीय टीम की पूर्व कप्तान हैं, इन्होंने संन्यास घोषणा ले ली। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाली परीक्षाओं से संबंधित। मुंबई, भारतीय महिला टीम की पूर्व कप्तान रोमेली धर ने खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की। दाएं हाथ की बल्लेबाज व मध्यम गति की गेंदबाज ने इंस्टाग्राम पर घोषणा की। रोमेली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1328 रन बनाए और 84 विकेट भी झटके। वह 2005 में महिला वनडे विश्व कप के फाइनल में पहुंची थी। भारतीय टीम की सदस्य भी रही थी। पोस्ट में लिखा था कि क्रिकेट का मेरा 23 साल का सफ़र अब ख़त्म हो रहा है। ये 23 साल का सफ़र था इनका, अब ये इनका ख़त्म हो रहा है। इन्होंने संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट, माध्यमिक शिक्षा के 10% शिक्षकों के ही होंगे तबादला नीति जारी। विभागीय मंत्री भी कर सकेंगी 4% तबादले। लखनऊ द्वारा न्यूज़ है 2022। माध्यमिक शिक्षा विभाग के राजकीय विद्यालय में कार्यरत कुल प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों की संख्या के सापेक्ष अधिकतम 10% तबादले
किए जाएंगे। इनमें शिक्षक या शिक्षक के परिजन के माध्यम से असाध्य रोग से पीड़ित होने वाले उनके पति या पत्नी के भारतीय सेना या अर्धसैनिक बलों के तैनात होने पर वरीयता दी जाएगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने शैक्षिक सत्र 2022-23 के लिए तबादला नीति जारी की है। इसके तहत आवेदन से लेकर स्थानांतरण आदेश सब ऑनलाइन ही होंगे। जनहित में प्रत्येक संवर्ग अधिकतम 4% सीमा तक तबादले। विभाग के मंत्री गुलाब देवी, मंत्री कौन है? गुलाब देवी, शिक्षा विभाग की। तबादलों के लिए जिलावार विषयवार रिक्त पदों का विवरण ऑनलाइन जारी किया जाएगा। 31 मार्च 2019 के बाद नियुक्त प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य के उप प्रधानाचार्य और समकक्ष शिक्षक ही स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए वरीयता के क्रम में 5 विकल्प देने होंगे। तबादलों में भरांक के लिए 10 श्रेणियों के निर्धारित की गई है। आवेदन भरांक के आधार पर ही वरीयता के क्रम में निस्तारित किए जाएंगे। जिन स्कूलों में एक विषय में एक से अधिक पद सर्जित हैं लेकिन एक ही कार्यरत है तो उसका स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। महत्वाकांक्षी जिले व 100 विकास खंडों में कार्यरत शिक्षक तबादलों के लिए आवेदन तो कर सकेंगे, लेकिन उन्हें तब तक कार्य मुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उनकी जगह दूसरा शिक्षक कार्यभार ग्रहण नहीं कर लेता। लखनऊ ऑनलाइन तबादले के दायरे से बाहर। लखनऊ, गाजियाबाद व गौतम बुद्ध नगर के सभी शिक्षक और मेरठ, आगरा, वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज में जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर की परिधि में स्थित विद्यालय ऑनलाइन तबादला प्रक्रिया से बाहर होंगे। इनके शिक्षक के तबादले आवेदन कर सकते हैं लेकिन अन्य जिलों के लिए आवेदन नहीं कर सकते। नेक्स्ट, भारत की अर्थव्यवस्था 7.5% की रफ्तार से बढ़ेगी आगे। ये मोदी ने कहा है। भारत की अर्थव्यवस्था 7.5% की रफ्तार से आगे बढ़ेगी। ब्रिक्स फोरम 2025 तक $10 अरब होगी भारतीय डिजिटल अर्थव्यवस्था 2025 तक। नई दिल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अर्थव्यवस्था इस साल 7.5% की रफ्तार से आगे बढ़ेगी। साथ ही 2025 तक भारतीय डिजिटल अर्थव्यवस्था 10 खरब डॉलर की हो जाएगी। चीन की मेज़बानी में हो रही ब्रिक्स बिजनेस फोरम की वीडियो लिंक से संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि ब्रिक्स की स्थापना इस विश्वास के साथ हुई थी कि उभरती अर्थव्यवस्था का ये समूह वैश्विक विकास के इंजन के रूप में उभर सकता है। आज तक दुनिया में कोरोना के उभरने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, तब तक ब्रिक्स देशों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगी। मोदी ने कहा कि देश की बुनियादी ढांचा परियोजना में 1.5 अरब तक निवेश करने की उम्मीद है। आज व कल ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेंगे मोदी। यहाँ 23 या 24 जून के लिए ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 24% वैश्विक GDP 14% कारोबार प्रतिनिधित्व करता है ब्रिक्स। अगस्त में नेपाल की यात्रा पर जाएंगे भारतीय सेना प्रमुख। अगस्त में नेपाल की यात्रा पर जाएंगे भारतीय प्रमुख सेना। नेपाल की राजधानी काठमांडू। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे अगस्त में नेपाल यात्रा पर जाएंगे। अगस्त 2022 नेपाल यात्रा पर जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी उन्हें नेपाली सेना के मानद जनरल की उपाधि से सम्मानित करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेना के प्रमुख मानद जनरल की उपाधि से सम्मानित करेंगे। प्रस्तावित यात्रा की तिथियों और विस्तृत कार्यक्रम की जानकारी अभी नहीं दी गई है। नेपाली सेना के सूत्रों ने बताया अब तक यात्रा होनी है लेकिन पुष्टि नहीं कर सकते। मतलब इसरो और PSLV C-53 3 उपग्रहों के साथ 30 को होगा रवाना। इसरो का PSLV 53 3 उपग्रहों के साथ 30 को होगा रवाना। बेंगलुरु का न्यूज़ है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुख्यालय बेंगलुरु में। इसरो ने बुधवार को बताया कि 30 जून को वह अपने दूसरे समर्पित वाणिज्यिक मिशन PSLV C-53 को लॉन्च करेगा। इसरो की वाणिज्यिक इकाई न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का ये मिसाइल सिंगापुर से 3 उपग्रहों को लॉन्च कर लेकर अंतरिक्ष को रवाना होगा। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के दूसरे लॉन्च पैड से 30 जून को
शाम 6 बजे भेजा जाएगा एजेंसी। भारत प्रधानमंत्री 26 से 28 जून तक रहेंगे जर्मनी यूएई की यात्रा पर। नरेंद्र मोदी 26 और 28 जून की यात्रा पर यूएई की। नई दिल्ली पीएम मोदी 26 से 28 जून 2022 जर्मनी व संयुक्त अरब अमीरात यूएई की यात्रा पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि प्रधानमंत्री मोदी 26 और 27 जून को जर्मनी में जी शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। बाद संयुक्त अरब अमीरात यूएई जाएंगे। वहाँ भी यूएई के पूर्व राष्ट्रपति एवं अबू धाबी के शासक रहे शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान के निधन पर व्यक्तिगत श्रद्धांजलि देंगे। असम के सीएम की पत्नी सिसोदिया पर महानी का मुकदमा। गुवाहाटी। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा की पत्नी रिंकी भान शर्मा ने दिल्ली मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर 100 करोड़ की महानी का मुकदमा किया है। उन्होंने व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीपी किट का ठेका बाजार दर से ज़्यादा में होने का आरोप लगाया था। रिंकी के अधिवक्ता से मुकदमा कामरूप मेट्रोपॉलिटन जिले में सिविल जज नंबर 1 की कोर्ट में दाखिला किया है। बाइडन ने डॉक्टर आरती को किया शीर्ष विज्ञान सलाहकार के लिए नामित। वाशिंगटन। राष्ट्रपति जो बाइडन ने भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर आरती प्रभाकर को देश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति कार्यालय OSTP में निदेशक के रूप में नामित किया है। यदि बाइडन के इस प्रस्ताव को सीनेट द्वारा मंजूरी मिल जाती है तो ये OSTP के निदेशक का पद संभालने वाली डॉक्टर आरती प्रभाकर पहली महिला होंगी। बाइडन ने कहा कि डॉक्टर प्रभाकर बेहद विद्वान और सम्मानित इंजीनियर हैं। सीनेट के बाद पहली महिला संभालेंगी ये जिम्मेदारी। ये पहली महिला हैं सीनेट की जो इस कमान को संभालेंगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मेरे चैनल को देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें और ऐसे ही जानकारी के लिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।